साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और बिना समय को व्यर्थ करे हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज होगा जिसके थ्रू आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है, क्या होते हैं ये, और प्लास्टिक क्या होती है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने 6-7 में पढ़ा है, काफी सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, लेकिन अभी यहाँ पे संश्लेषित रेशे की बात हो गई है। हमने कैसे कैसे छोटे छोटे धागों से, रेशों से फिर हमने कपड़ा बनाया था, ऐसे ही अब यहाँ पे बात आ जाती है कि पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों फाइबर से बनाए जाते हैं। ये हमने 6 और 7 में पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार के अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी प्राकृतिक और कृत्रिम आपको पता है। प्राकृतिक रेशे जो हमें प्रकृति से मिलता है, ठीक है, और कृत्रिम वह जो मनुष्य बनाता है। ये हमने 6 और 7 में भी पढ़ा था, लेकिन अभी हम यहाँ पे संश्लेषित रेशे क्या है ये सब जानेंगे। अब देखिए, आपने कुछ वास्तव वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास जो एक पौधा होता है उससे मिलता है, ऊन हमें भेड़ बकरियों से मिलता है, रेशम हमें रेशम के कीड़ों आदि से मिलता है, पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। अब आपको समझ में आया कि जो प्रकृति से मिलता है वह प्राकृतिक रेशे हैं, जो प्रकृति में जीव जंतुओं से प्राप्त होता है वह प्राकृतिक है, जो मानव बनाता है वह मानव निर्मित है। संश्लेषित रेशे क्या है? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। अब देखो यहाँ पे आप ये देखो, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ कागज की क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। इन दोनों को समानता है। क्या समानता? देखो, एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर हम जब कोई एक बड़ी इकाई बनाते हैं उसको संश्लेषित रेशा कहते हैं। ठीक है, संश्लेषण कहते हैं उसको। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। छोटी से छोटी जो इकाई है वो रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई, एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, जिसे बहुलक अंग्रेज में पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द भाषा जो है उससे है कि पॉली तथा मर। पॉली का अर्थ अनेक, बहुत सारे, और मर का अर्थ भाग, मतलब अनेक भाग। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। अब आप सोचेंगे कि सर बहुत फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं। इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, लेकिन हम ये चैप्टर को आधा छोड़ गए थे क्योंकि हमने इस संश्लेषणों के गुण धर्म भी पढ़ने हैं। इसलिए हमने इस वीडियो में हम फटाफट इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। और आपको अगर आपको बहुत एक्सप्लेन वो वीडियो जाननी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने उसको समझाया है कि किस प्रकार से संश्लेषण क्या है, संश्लेषित रेशे क्या है, रियोन क्या है, नाइलॉन क्या है। देखिए यहाँ पे रियोन की बात आ गई है, यहाँ पे नायलॉन की बात आ गई है भाई कि नायलॉन और रियोन कैसे बनता है। ठीक है, आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। लेकिन रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट, टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए, मतलब आर्टिफिशियल जो रेशम है वो रियोन है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, रियोन एक कृत्रिम रेशम है। कृत्रिम रेशम है मतलब मानव ने इस ऐसा पदार्थ बनाया जिससे वह रेशम जैसा कपड़ा बना पाता है। रेयन, ठीक है, रेशम, रियोन, आपको ये कि याद रहेगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, जो बिल्कुल एक जैसा वैसा ही बनता है। और एक ऐसे बनता है कि कुछ
रेशम जैसे गुणों वाले कुछ पदार्थ ले लिए और उससे रासायनिक उपचार करके ऐसा वह पदार्थ बना दिया। अब देखो यहाँ पे नाइलॉन है। नाइलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा। देखो इसमें हम सब मानव निर्मित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कपड़े, अब आप ये समझेंगे कि हम क्या क्या पहनते हैं। बहुत जल्दी जल्दी जरूर है, लेकिन आप इसको मजा बहुत आएगा आपको। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई में बहुत सारी चीजें देख पाएंगे। एक तो पहले इसी वीडियो का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो ये वीडियो है ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम यहाँ पे आ गए कि नाइलॉन। अब नाइलॉन क्या है? नाइलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। अब 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, मतलब पौधे या जंतु का उपयोग किए बनाए इसका निर्माण किया था। अब कैसे? कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। मतलब अगर ये पूछा गया है जाए कि पूरा संश्लेषित रेशा, मानव निर्मित जो रेशा है, वह पहला कौन सा था, तो नाइलॉन था। ये आप याद रखना। नाइलॉन के कपड़े आप भी पहनते हैं, आपको भी पता होगा घर पे कि देखो मम्मी बोलती है ये नाइलॉन की टी शर्ट है। नाइलॉन रेशा प्रबल है, मतलब बड़ा मजबूत है, प्रत्यस्त और हल्का था, ठीक है, काफी लंबे समय तक रहने वाला था और हल्का भी था। ये चमकीला और धुलने में सुगम था और अतः ये कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ, ठीक है। अभी क्या हुआ, मतलब बहुत प्रचलित हुआ, बहुत लोगों ने इसे खरीदा। क्या नाइलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नाइलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं? हम बिल्कुल, अब आपको पता लगेगा कि नाइलॉन की रस्सी तक होती है और उसी पदार्थ के हम कपड़े भी पहनते हैं। नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग हम जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का जो ब्रश है, टूथब्रश है, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं, मतलब इसको यूज करते हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट, देखो कितनी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे नायलॉन से निर्मित है, ठीक है। देखो रस्सी, टूथब्रश, ये सब, पर्दे और रियोन से निर्मित वस्तुओं का चित्र यहाँ पे देखो, रेशम जैसी दिखने वाली, लेकिन ये रेशम नहीं है, ठीक है। क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्सी का निर्माण भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। बाप रे बाप, यहाँ पे सुन रहे हैं? इस्पात मतलब लोहा, ठीक है, लोहे के तार से भी ज्यादा मजबूत होता है नायलॉन। बाप रे बाप, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल, ठीक है। आइए हम जाने नायलॉन रेशे के उपयोग, ठीक है। ये सारी जो चीजें थी हमने देखा था कि एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए और उसको मजबूती हमें चेक करनी है। धागे रेशे के प्रकार, धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार कितना लगा, ये आपको खुद देखना है कि भैया कौन से ज्यादा मजबूत है, ठीक है। तो नायलॉन तो सबसे ज्यादा मजबूत होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, अब क्या रखें भैया? पॉलिएस्टर और एक्रेलिक क्या है? रियोन और नायलॉन तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन पॉलिएस्टर और एक्रेलिक क्या है? पॉलिएस्टर और एक्रेलिक अन्य संश्लेषित रेशे हैं। ऐसे रेशे बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, मतलब ये ऐसे कपड़े हैं जिन पे सिलवटें नहीं पड़ती। ये सपाट रहता है, सफलतापूर्वक धुल भी जाता है, आराम से सरलतापूर्वक धुल जाता है। अतः वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने अपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलोन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य जंतु समान बुना जा सकता है, मतलब दोबारा से फिर इसको बुना भी जा सकता है, ठीक है। अब देखिए पैट, पॉली एथिलीन और ये टार्थलेट, ठीक है। अब क्या है? मेरी माँ जल के लिए सदैव पैट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पैट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर ये पैट है क्या। अब देखिए इसका पैट का उपयोग क्या होता है। पॉली एथिलीन टॉर्थलेट है, ये एक प्रकार का पॉलिस्टर है, ठीक है, और इसको बोतल, बर्तन, फिल्म, तार, अन्य बहुत सारी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए, पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। कितनी सारी चीजें हैं, पानी की बोतल है आपके पास, बर्तन है, फिल्म है, बहुत सारी। पॉलीएस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है
की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। ठीक है, अभी बताया था ना हमने पॉलिस्टर, हमने ऊपर पॉलीमर पढ़ा था ना, पॉलीमर है ना, अब यहाँ पे पॉलिस्टर आ गया। अब क्या है, जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, एस्टर व रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीकॉट क्या है, पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। और पॉलीवूल क्या है, पॉलीवूल है पॉलिएस्टर और ऊन का। तो भैया एक चीज और पता लग गई आपको, कॉट और वूल। कॉटन, कॉटन है कपास, वूल है ऊन। आपको पता है वूल, आप वूल के कपड़े पहनते हैं। तो पॉलीकोट मतलब पॉलीकॉटन, ठीक है, पॉलिएस्टर और कॉटन से मिला हुआ। और पॉलीवूल मतलब पॉली और वूल मतलब पॉलिएस्टर और वूल, ऊन से बना हुआ, इसका मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। मतलब बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो सिर्फ ऊन से नहीं बनी हुई, आपको लगता है कि ऊन की है, वो क्या है, वो पॉलीकोट से बनी हुई है। ठीक है, वास्तव में उनसे निर्मित नहीं होती, वे ऊन के सदृश दिखाई देती है। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जिसे जाते हैं, जो एक्रिलिक कहलाता है। एक्रिलिक, एक्रिलिक भी है। ठीक है, एक और चीज पता लग गई, एक्रिलिक जो ऊन जैसा दिखता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, क्योंकि भैया सारी भेड़ बकरियों को उनके ऊपर से वो उतारना पड़ता है, भेड़ों के ऊपर से ऊन, तभी तो हमें ऊन मिलता है। वो बहुत महंगा भी होता है। जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है, मतलब बहुत सारे रंग में होती है। ऊन तो सिर्फ एक ही रंग में मिलता है, सफेद, उस पर रंग चढ़ाया जाता है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय, मतलब सस्ते होते हैं, ज्यादा टिकाऊ होते हैं। ठीक है, इसलिए लोग इसको ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज और पता लग गई कि स्वेटर जो हम पहनते हैं या कौन, वो एक्रिलिक के होते हैं। ठीक है, एक्रिलिक कलर भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो एक्रिलिक कलर क्या है, वो ऐसे एक्रिलिक होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे प्राकृतिक से प्राप्त ऊन काफी महंगा होता है, जबकि एक्रिलिक बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है ना। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7 में आपने किया था। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। मतलब नॉर्मल नहीं जलते ये। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ये वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है, मतलब पिघल ही जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक है ना एक तरीके से। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो ये बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से ही चिपक जाता है। बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक है। इसलिए बहुत से लोग तो ये पहनते नहीं प्लास्टिक वाले, मतलब ये कपड़े जिसमें पॉलिएस्टर हो गया, ठीक है, आपका मतलब पॉलिएस्टर, प्योर पॉलिएस्टर हो गया, आपका नाइलॉन हो गया, रियोन हो गया, पॉलीकॉट हो गया, और क्या पढ़ा था हमने, वूल से पॉलीवूल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉलिएस्टर पढ़ा था, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक की बात की थी हमने। तो पॉलिएस्टर क्या है, संश्लेषित रेशा है, जब सिलिब्रेटेड नहीं पड़ती और बहुत ज्यादा लोकप्रिय है ना। और एक्रिलिक ऊन जैसा दिखता है। तो पॉलिएस्टर तो थोड़ा एक तरीके से कॉटन जैसा ही है। और पॉलीकॉट और पॉलीवूल भी आपने देख लिया था, जिसमें पॉलिएस्टर से मिल के बनता है वो। अब लोग इसलिए, हम अब देखे जाते हैं, हम प्रयोगशाला तो रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ओ, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती, क्योंकि वो खतरनाक है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, जिसे विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। मतलब पेट्रोल से एक तरीके से कच्चे माल, पेट्रोलियम का मूल होता है पेट्रो रसायन। हमने पेट्रोलियम पढ़ा भी था। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा पेट्रो रसायन क्या होते हैं, उससे बनते हैं, तभी तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, अब देखो भैया, कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, मतलब आज बारिश हो रही है, और आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों।
संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुण धर्मों वाले होते हैं, मतलब अद्वितीय, बहुत सारे, मतलब कमाल है, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ है, कम महंगे हैं, आसानी से उपलब्ध है और रख रखाव में सुविधाजनक है। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। ठीक है, एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशे से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशे से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए, जिसमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े को टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। देखिए क्या होता है कि क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। ठीक है, यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुण धर्मों के बारे में क्या बतलाता है? मतलब जो संश्लेषित जो कपड़े हैं, जो मानव निर्मित जो पदार्थ है, उससे जो एक कपड़े बनाए गए हैं, कृत्रिम जो कपड़े हैं, कृत्रिम जो ये वस्त्र हैं, ठीक है, कृत्रिम पदार्थ द्वारा, संश्लेषित पदार्थ द्वारा। ठीक है, एक तो प्राकृतिक है, हमें पता है प्राकृतिक में क्या क्या है, ऊन है, कपास है, ठीक है, रेशम है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं संश्लेषित कपड़े जो हमने रसायन से उत्पादित किए हैं, ऐसे कपड़ों के गुणधर्म में जो ज्यादा टिकाऊ है, पानी कम सोखते हैं, इसलिए जल्दी भी सूख जाते हैं। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। अपने माता पिता से पूछिए कि जो ये रेयॉन है, ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं नायलॉन है, ठीक है, आपका पॉलिएस्टर है, ये एक्रिलिक है, ये सस्ते क्यों है? ठीक है, मतलब इनकी क्या कीमत होती है? क्या कॉटन से महंगे होते हैं या ज्यादा चलते हैं? ये सब पूछिए। प्लास्टिक की वस्तु सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध है, जैसा आप 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। देखिए, प्लास्टिक निर्मित विभिन्न वस्तुएं। पॉलीथीन, पॉली और एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियां बनाने का काम आती है, आप लोग भी यूज करते हैं। लेकिन इसका पर्यावरण पर नुकसान पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादा प्लास्टिक यूज करने से, क्योंकि अभी आपने देखा कि कितना खतरनाक है, ज्यादा गर्मी पड़ने से, हीट बढ़ने से वह पिघलने लग जाता है, चिपकने लग जाता है। और आपने देखा भी है, कभी कभार प्लास्टिक जल जाती है, इसमें छेद हो जाता है, बहुत जल्दी हीट पकड़ लेता है। तो और उससे प्रदूषण पर भी, उससे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण होता है जब हम उसको जलाते हैं। प्लास्टिक जब हम लोग जलाते हैं कभी कभार ठंड में, आप लोगों ने देखा होगा, वैसे तो बैन है भारत में, लेकिन तब भी लोग प्रयास कर लेते हैं ऐसा, और वो हानिकारक गैसें छोड़ती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए, क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक की वस्तु सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। ऐसा ऐसा क्यों है भाई? ठीक है, ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था कि चले, ये तो एक ही बात है, प्लास्टिक भी एक बहुलक है, सभी प्लास्टिक की इकाई है, वो एक ही सेम चीज है, उसी में आता है। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलिथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। पॉलिथीन और पीवीसी, पीवीसी पाइप आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा। थर्मोप्लास्टिक के गुण हैं ये पाइप, पानी के लिए आजकल यूज करते हैं लोग। इनका उपयोग खिलौने, कंघियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमानों पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। देखो, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, सेटिंग होगी मतलब एक तरीके से
अब ये सेट हो गए, अब ये दोबारा नरम नहीं होंगे, ये तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। दो उदाहरण, बैकलाइट और मेलामाइन। बैकलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब उसमें से जो है बिजली नहीं निकल सकती और ऊष्मा भी नहीं होगी, ठीक है, मतलब अच्छा वो बढ़िया चीज है जिसके थ्रू आप बिजली के झटकों से बच सकते हो। तो ये बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। और मेलामाइन, बैकेलाइट तो आपको समझ में आ गया। अब मेलामाइन एक उपयोगी पदार्थ है। ये आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। ये आग का क्या है, बहुउपयोगी पदार्थ है, आग का प्रतिरोधक है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की भी अधिक क्षमता रखता है। ये फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लाया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र में थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग को प्रदर्शित किया गया है। देखो, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ये हैं और थर्मोसेटिंग से बनी हुई प्लास्टिक ये है जो काफी मजबूत होती है, ठीक है। और थर्मोसेटिंग में भी हमने क्या पढ़ा था, मेलेमाइन और बैकेलाइट, ठीक है। अब विकल्प और पदार्थ की बात आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो साथियों, विकल्प, पदार्थ और प्लास्टिक, तो इसके बारे में हम जो है कि भैया इसके विकल्प क्या है पदार्थ के, ठीक है, प्लास्टिक के विकल्प क्या हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे से आपने ये चैप्टर को किया होगा और ये चैप्टर जो है इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट था, मतलब हमने किया था शुरू से ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा डीपली सीखना है, उसको अच्छे से समझना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको बताया था कि किस चीज से आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। सहज योगा मेडिटेशन के थ्रू आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है। सहज योगा मेडिटेशन के थ्रू आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी और आप बहुत अच्छे से प्रयास कर पाएंगे। तो जो भी अभिभावक, छात्र, शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वह सहज योग मेडिटेशन करें और अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पर लेके जाएं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सहज योग ध्यान के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को, अपने खेल को, जिस भी फील्ड में आप हैं, बहुत 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 आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको मिल जाएंगे और स्क्रीन पे भी अभी आपको वो दिखेगा, डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो स्क्रीन पे भी दिखेगा, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन लिंक के थ्रू सहयोग मेडिटेशन को कीजिए।